फ्रेंड नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार नागर। स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा के अंदर। देखो आज जो है मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ ना, वो है राजस्थान के दुर्ग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ से बहुत बार जो है ये यूँ बोले ना कि कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा स्टडी करना जो है। अब अपन हैंड रिटन नोट से बच्चों मैं आपको ये टॉपिक कराऊँगा। पूरा कल्चर जो है मैं हैंड रिटन नोट से ही कराने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यहाँ से जो है पूरा कल्चर जो है आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। देखो बात करते हैं दुर्गों की। राजस्थान के जो दुर्ग हैं, राजस्थान के दुर्गों का सबसे सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वो मनुस्मृति में मिलता है बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाले लाइन याद रखना ना। मनुस्मृति जो है वो डिफ़ाइन करती है कि आप मतलब जो दुर्ग है राजस्थान में वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, अब देखो कौटिल्य ने भी दुर्गों को क्या किया है, 4 प्रकार की श्रेणी में डिवाइड किया है। तो 4 प्रकार की जो श्रेणी है वो कौन कौन सी है? औदक दुर्ग, धानवय दुर्ग, पर्वत दुर्ग और वन दुर्ग है बच्चों। तो ये जो 4 दुर्गों की कैटेगरी है, ये 4 दुर्गों की कैटेगरी किसने बताई है? कौटिल्य ने बताई है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौटिल्य ने जो है वो कितने दुर्ग बताए हैं या कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं। 4 प्रकार के दुर्गों का जो उल्लेख है वो कौटिल्य द्वारा हमें मिलता है। औदक, धानवय, पर्वत और वन दुर्ग। औदक दुर्ग कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ हो। ठीक है, उसे कौन सा दुर्ग बोलेंगे? औदक दुर्ग बोलेंगे। ठीक है, जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल राशियों से घिरा हो। धानवय दुर्ग जो है वो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो। ये धानवय दुर्ग जो है ना, ये आप अपना जो जैसलमेर है, जैसलमेर में बच्चों जो दुर्ग है वो धानवय दुर्ग है ना। और औदक दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो गागरोन का दुर्ग है, क्योंकि गागरोन का जो दुर्ग है वो जलराशियों से घिरा हुआ है। वो आपकी काली सिंध और काली सिंध नदी और एक और नदी है आहू नदी। ठीक है, तो उसके संगम पे जो है वो दुर्ग बना हुआ है। तो औदक दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे देना कौन सा वाला? गागरोन का। और धानवय जो दुर्ग हो गया वो हो गया आपका जैसलमेर का दुर्ग। चलो, पर्वत दुर्ग, गिरी दुर्ग जो है ये क्या होता है? पहाड़ियों पे बने हुए दुर्ग होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो दुर्ग हैं वो पहाड़ियों पे ही बने हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ दुर्ग जो है आपको मरुस्थल में देखने को मिलेंगे, वो धानवय दुर्ग कहलाएंगे। वन दुर्ग कौन से हो गए? वन दुर्ग वो हो गए जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है आपका रणथंभौर का दुर्ग, वन दुर्ग में आता है बच्चा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग माना गया है कौटिल्य ने वो गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग मतलब पर्वत दुर्ग। तो जो पर्वत पे बना हुआ दुर्ग होता है वो सबसे बेस्ट माना गया है उसको। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी उसकी मतलब ऐसा बताया गया है कि ये दुर्ग एक तरह से बोले ना कि रक्षा के लिए भी बहुत अच्छे होते थे। और यहाँ पे एक तरह से आक्रमण जो करना होता था तो दूसरी सेना जो है इतनी आसानी से आक्रमण कर नहीं सकती थी। थोड़ा सा कठिन होता था उन लोगों के लिए गिरी दुर्ग को जीतना, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो गिरी दुर्ग को माना गया है। तो आप भी थोड़ा सा यहाँ से याद रख लेना। आचार्य शुक्र ने दुर्गों को 9 प्रकार का बताया है। वो राज्य के लिए 7 अंग बताए हैं। ठीक है, तो आचार्य जो शुक्र हैं उन्होंने क्या किया गया है? दुर्गों को 9 प्रकार का बताया है कि 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। उन्होंने ये बताया है कि एक राजा जो होता है, ठीक है, ये बोले कि एक राज्य को अच्छा चलाने के लिए कम से कम 7 अंग होने चाहिए। उनमें से एक अंग जो है वो दुर्ग भी उन्होंने बताया है बच्चों। ठीक है, तो पहला अंग उन्होंने बताया है कि राजा होना चाहिए राज्य को संभालने के लिए। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है, राजा होना चाहिए। इसके अलावा राजा के पास जो है वो पैसा भी होना चाहिए, मतलब कोष होना चाहिए उसके पास। ठीक है, राजा के पास कुछ मंत्री होने चाहिए जो अपनी प्रजा मतलब क्या करें, अलग अलग विभागों की जानकारी उसको दे या अलग अलग विभागों को संभालें। ठीक है, इसके अलावा सुदृढ़ होना चाहिए। ठीक है, या यूँ बोले सुहृद होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, सेना होनी चाहिए उस राजा के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट है, राजा के पास क्या होना चाहिए? एक दुर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, शुक्र की बात करें तो शुक्र की जो है 9 दुर्गों को उन्होंने बताया है कि 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। उनमें से पहला जो दुर्ग है निकल के जो आता है वो है एरन दुर्ग। ये वाला एरन दुर्ग। एरन दुर्ग कौन सा होता है? पथरीले मार्ग वो कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग जो है वो एरन दुर्ग होता है। सवाई माधोपुर सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। एरन दुर्ग जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना बच्चों, ये वन दुर्ग की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने दिखाया पारिख दुर्ग। पारिख क्या होता है? देखो ऐसा थोड़ा सा याद रखना, पारिख में ख आ रहा है ना। ठीक है, तो ख मतलब खाई से पॉइंट करना है आपको इसको। ठीक है, तो पारिख मतलब हो गया कि ऐसा दुर्ग जो खाई
चारों ओर से खाई से घिरे हुए हों, ऐसे दुर्ग कहलाते हैं पारिख दुर्ग। ठीक है, ख का मतलब खाई से आप रिलेट कर लेना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर का जो है वो एक तरह का पारिख दुर्ग है बच्चों। ठीक है, चलो आ जाते हैं। दूसरा है जो है वो पारिध दुर्ग है, पारिध। ठीक है, पारिध का मतलब होता है, ठीक है, परिधि, परिधि मतलब बाउंड्री। ठीक है, तो परिधि जो है, परिधि, पारिधि बोलो या परिधि बोलो, वो दुर्ग जिसकी दीवार जो है पत्थरों से या ईंटों से निर्मित हो या परकोटे के अंदर बना हुआ दुर्ग हो, इस तरह का दुर्ग जो है वो पारिध दुर्ग कहलाता है बच्चों। ठीक है, वन दुर्ग मैंने आपको बता दिया ना, चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ जो दुर्ग है वो वन दुर्ग कहलाता है। ठीक है, ये मेवास दुर्ग भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेवास दुर्ग भी कहते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। जल दुर्ग, जल दुर्ग क्या होता है, चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ जो दुर्ग है राजस्थान का, उसको जल दुर्ग बोलते हैं। और गागरोन मैंने आपको बताया काली सिंध और आहू नदी पे बना हुआ है। ये गागरोन जो दुर्ग है एक तरह का जल दुर्ग में आता है, क्योंकि ये यहाँ पे जल राशियों में बीच में बना हुआ है। ये भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना, भैंसरोडगढ़ ये आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा बच्चों। तो भैंसरोडगढ़ जो है वो चंबल और बामनी नदी पे बना हुआ है। तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो भी एक तरह का क्या हो जाता है, जल दुर्ग हो जाता है। ठीक है, फिर एक निकल के आता है जल प्लस गिरी प्लस जल दुर्ग। ठीक है, मतलब ऐसा दुर्ग जिसमें जो जल राशि, मतलब जहाँ पे जल राशि भी हो और जहाँ पे क्या हो, पहाड़ भी हो। तो ऐसा दुर्ग कौन सा निकल के आता है, ऐसा दुर्ग जो निकल के आता है हमारे पास में वो है आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो दो नदियों के संगम पे बना हुआ है, गंभीरी और बैडच नदी। ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ट्रेंड करता है ये क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसको याद रखना कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी दो नदियों के संगम पे बना हुआ है। तो गंभीरी और बैडच नदी के संगम पे ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, इसी के इसी के जस्ट नीचे जो है वो चित्तौड़गढ़ शहर भी बसा हुआ है। धानवन्य दुर्ग जो छठे नंबर पे आता है हमारा, छठे नंबर पे धानवन्य दुर्ग है। धानवे जो दुर्ग है वो एक तरह के क्या होते हैं, मरुस्थलों से घिरे हुए दुर्ग होते हैं। जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़, वो जो है एक तरह का क्या है, धानवन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। नागौर का दुर्ग हो गया, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग हो गया। और बीकानेर, क्योंकि बीकानेर हुआ, नागौर हुआ, जैसलमेर हुआ, ये मरुस्थलीय ज़िले हैं बच्चों। तो इधर अगर कोई दुर्ग है, देखो अगर आपको मरुस्थल में कोई दुर्ग दिखाई देता है ना, तो समझ जाना वो कौन सा दुर्ग है, धानवे दुर्ग है। ठीक है, उसमें से सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है आपका जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, और बीकानेर का जो है जूनागढ़, जिसको ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। और भटनेरगढ़ जो दुर्ग है हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़ में भटनेरगढ़ दुर्ग जो है वो भी किस में आता है, धानवे की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो भी मरुस्थल से घिरा हुआ है। फिर आता है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का मतलब, गिरी का मतलब होता है पहाड़ बच्चों। ठीक है, तो ऐसे दुर्ग जो पहाड़ पर निर्मित होते हैं, अधिकांश दुर्ग जो है वो पहाड़ों पे ही निर्मित होते हैं, ऐसे दुर्ग गिरी दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और गिरी दुर्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। ठीक है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौटिल्य ने इसको सर्वश्रेष्ठ माना है, किसको, गिरी दुर्ग को। अब देखो सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग क्या होता है, सैनिकों के लिए अनुकूल दुर्ग होता है। राजस्थान के जो है अधिकांश दुर्ग जो है वो सैन्य दुर्ग हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है आपका अजमेर का मैगजीन दुर्ग। उसको सैन्य दुर्ग भी बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपनी जो छावनी बनाई थी तो उसमें हथियार वगैरह रखने का वो काम करते थे अजमेर में तारागढ़ में। तो वहाँ पे उसको सैन्य दुर्ग को उन्होंने घोषित किया था, और इसीलिए उसको जो है मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है, तो अजमेर में है बच्चों, थोड़ा सा याद रख लेना। फिर है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग क्या होता है, सूरवीरों के लिए अनुकूल दुर्ग होता है। राजस्थान में कोई भी जो है एक भी क्या नहीं है, सहाय दुर्ग नहीं है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन से प्रकार का दुर्ग है जो राजस्थान में नहीं है, तो वह है बच्चों सहाय दुर्ग है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, यहाँ देखो, ये जो है ना, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये 9 दुर्ग, ये किसके हैं, ये शुक्र के हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए कि शुक्र के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है, और आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग, ये कौटिल्य या मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा दुर्ग कौन है, तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा दुर्ग है गिरी दुर्ग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गिरी दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कौटिल्य और मनुस्मृति के लिए जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन शुक्र जो है ना इसको नहीं मानता, शुक्र क्या बोलता है, सैन्य दुर्ग ही सबसे अच्छा है। तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, सैन्य दुर्ग सबसे अच्छा है, और कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो है वो गिरी दुर्ग सबसे अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, सॉरी, तो मनुस्मृति और कौटिल्य मैंने आपको देखो यहाँ पे कंपैरिजन करके लगा भी रखा है। मनुस्मृति में कौटिल्य क्या बोलता है कि
गिरि दुर्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और आचार्य शुक्र जो है वो किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये जो है पूछा जा सकता है, मैंने ऊपर थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, आप इसको स्पेशली नोट कर लेना। भारत में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में बहुत सारे दुर्ग है बच्चों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो जयपुर जिले में सर्वाधिक आपको दुर्ग देखने को मिलते हैं। राजस्थान में निर्मित प्रथम जो दुर्ग है वो है आपका भटनेरगढ़, ठीक है, भटनेर का दुर्ग है, ठीक है। 298 ईस्वी में इसको बनाया गया था। भूपत भाटी जो है, एक भूपत भाटी नाम का कोई राजा हुआ करता था, उस राजा के द्वारा इसको निर्मित किया गया था 298 ईस्वी में, ठीक है। ये आज वर्तमान में ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, हनुमानगढ़ में देखने को मिलेगा। और एक चंगेज खान तो नहीं, मुझे एक किस्सा याद आ रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया उसको, बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। इसके अलावा राजस्थान में निर्मित जो अंतिम दुर्ग है वो है लोहागढ़ का दुर्ग बच्चों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम दुर्ग कौन सा है, तो आप बताएंगे भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, और सबसे अंतिम जो दुर्ग है, जो सबसे नवीनतम दुर्ग जिसको बोला जाता है वह है आपका लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, ठीक है, जिसको महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित कराया गया था, ठीक है। उनके द्वारा इसको बनाया गया था। राजस्थान के 2 दुर्ग मिट्टी से निर्मित है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है, एक तो भटनेरगढ़ का दुर्ग और हनुमानगढ़, ठीक है। तो भटनेरगढ़ जो है, भटनेरगढ़ पहले देखो उसको भूपत भाटी द्वारा बनाया गया था, इसलिए उसको भटनेर दुर्ग बोला जाता था, लेकिन अब जो है उसको हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ एक ज़िला भी है, उस ज़िले के हनुमानगढ़ ज़िले में ही जो है भटनेर दुर्ग स्थित है, और उस दुर्ग को जो है हनुमानगढ़ भी अब बोला जाता है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो ना, हनुमानगढ़ और भटनेर दुर्ग एक ही है बच्चों। हनुमानगढ़ एक ज़िला भी है, उस ज़िले में ही जो है हम क्या है, भटनेरगढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। तो भटनेरगढ़ बोल दो या भटनेर दुर्ग बोल दो, एक ही बात है। एक है लोहागढ़, ये लोहागढ़ भरतपुर में है। मतलब आप ऐसे याद रखना कि एक तो सबसे नवीनतम और एक सबसे प्राचीन हो गया, एक सबसे नवीन हो गया, और दोनों के दोनों ही किससे बने हुए हैं, मिट्टी है बने हुए हैं, ठीक है। तो भटनेर जो है, भटनेर दुर्ग बना हुआ है 298 ईस्वी में, और ये बना हुआ है 1733 ईस्वी में लोहागढ़। चलो आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये प्रथम है और ये हो गया अंतिम, ठीक है। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो है 2 दुर्ग निकल के सामने आते हैं। एक तो आता है आपके टॉडगढ़ अजमेर वाला, अभी मैंने आपको बताया था ना, मैगजीन दुर्ग भी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये टॉडगढ़ जो है ना, टॉडगढ़, ये टॉडगढ़ बनाया था जेम्स टॉड द्वारा, ठीक है। तो जेम्स टॉड द्वारा इस दुर्ग को बनाया गया था। जेम्स टॉड जो है राजस्थान इतिहासकार हैं, और राजस्थान के इतिहास को लिखने का श्रेय जो है जेम्स टॉड को जाता है। उन्हीं की वजह से जो है आप ये राजस्थान का इतिहास आप पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो जेम्स टॉड ने एक बुक लिखी है, उनकी बुक का नाम भी बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चों, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना, जेम्स टॉड की बुक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ठीक है। एक गढ़ है भीमगढ़, ये भी अजमेर में है। तो थोड़ा सा याद रखना कि अंग्रेज़ों का जो केंद्र रहा है वो अजमेर ही रहा है, और अजमेर जो है 1956 में जो है राजस्थान में क्या हो चुका है, शामिल होके 26वां जो ज़िला है वो बना है अजमेर। तो अजमेर जो है ये शामिल कब हुआ, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो 1956 में जो है अजमेर को शामिल कर लिया गया, किसमें, राजस्थान में। और इसी के बाद जो है राजस्थान का एकीकरण क्या हो जाता है बच्चों, पूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा हिस्ट्री का उसका पार्ट है, वो थोड़ा सा आगे आएंगे अपन। तो ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक आता है, और हिस्ट्री में भी आपको ये चीज़ मिलेगी। पुराना नाम जो है टॉडगढ़ का पुराना नाम जो है वो क्या था, बोरासवाड़ा दुर्ग भी था, ठीक है। तो बोरासवाड़ा दुर्ग इतना कुछ पूछता नहीं है, लेकिन जो है आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये वाली याद रखनी है कि कर्नल जेम्स टॉड ने जो दुर्ग बनवाया था वो दुर्ग कौन सा है, टॉडगढ़ दुर्ग है। ये कहाँ पे है, अजमेर ब्यावर में है, ठीक है। और आप इसकी बात करेंगे भीमगढ़ की, अजमेर की, तो इसकी ये जो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी खंडर अवस्था में आपको ये देखने को मिलेगा, जर्जर अवस्था जो है इसकी हो चुकी है अभी। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एक तो प्रथम दुर्ग कौन सा है, भटनेरगढ़ दुर्ग है। अंतिम दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़ दुर्ग है, ठीक है।
मिट्टी से बने हुए कितने दुर्ग हैं? 2 दुर्ग हैं। एक तो भटनेर दुर्ग है और एक आपका निकल के आता है लोहागढ़। मतलब पहला और अंतिम दोनों के दोनों ही किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। और टोडगढ़ जो है वो थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, जेम्स टोड ने बनवाया था। देखो, व्यापारियों द्वारा निर्मित जो है एक दुर्ग आपको व्यापारियों द्वारा निर्मित मिलता है, ठीक है। तो व्यापारियों द्वारा निर्मित जो है वो कौन सा दुर्ग है बच्चों? वह है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ से चंबल नदी एंटर होती है एमपी से राजस्थान में, ठीक है। देखो, एक अभी एक पेपर हुआ था इंफॉर्मेटिकल असिस्टेंट ऑफिसर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल नदी जो है, मतलब भैंसरोडगढ़ से चंबल नदी का जहाँ से राजस्थान में प्रवेश होता है, उसके जस्ट नीचे जो है उसके दक्षिण में, ऐसा बोला था, उसके दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है? तो एमपी उसका आंसर था। तो देखो, घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं तो थोड़ा आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग बच्चों की कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। और यहीं से जो है चंबल नदी बच्चों क्या होती है? एंटर होती है राजस्थान में। कहाँ से? एमपी से। जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में जो है एंटर होती है भैंसरोडगढ़ दुर्ग से, ठीक है। मैसा साहा, ठीक है, और रोड़ा साहा व्यापारियों द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो 2 व्यापारियों के नाम आपको याद रखने हैं, रखो तो रखो, इतना पूछा जाता नहीं है, कभी पूछा गया नहीं है कि मैसा साहा रोड़ा साहा कौन से व्यापारी ने इसको बनाया था, मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहो तो रख लेना, मैंने नाम तो यहाँ पे लिखा दिए, ठीक है। तो मैसा साहा और रोड़ा शाह, दोनों शाह हैं, थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, इतना कोई मैटर नहीं है। दूसरा जो है वो नवकोटी दुर्ग है बच्चों। वो कौन सा है? नवकोटी दुर्ग है। ये नवकोटी दुर्ग कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा मारवाड़ में। अब मारवाड़ कौन है? तो आज का जोधपुर वाला जो एरिया है वो सारा मारवाड़ है, और उदयपुर वाला सारा जो एरिया है वो मेवाड़ है बच्चों, ठीक है। और जयपुर वाला सारा एरिया ढूंढाड़ है, और चूरू सीकर झुंझुनू वाला एरिया जो है वो शेखावाटी है, ठीक है। और भी ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। इसके अलावा अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है वो मेवात है। तो बच्चा कई बार मेवात और मेवाड़ में कंफ्यूज होता है, तो मैंने आपको बता दिया अलवर भरतपुर मेवात है, और उदयपुर वाला एरिया मेवाड़ है, और जोधपुर वाला एरिया मारवाड़ है। नवकोटी दुर्ग राजस्थान के मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोटी दुर्ग कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो 9 कोटि दुर्ग क्या है? तो राजस्थान में मेवाड़ में जो है क्या किए गए हैं? 9 दुर्ग बनाए गए हैं, उनको नवकोटी दुर्ग कहा जाता है। कागमुखी दुर्ग ये क्या होता है? ठीक है, कागमुखी दुर्ग ये होता है, देखो, जो आगे से सकरा और पीछे से फैला हुआ होता है उसको कागमुखी दुर्ग बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल निकल के आता है वो मेहरानगढ़ जोधपुर का आता है। राव जोधा ने जो है इस दुर्ग को बनवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसको ये जो है जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसको चिड़िया टुक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है, चिड़िया टुक पहाड़ी। और मयूर ध्वज भी इस दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो मयूर के समान देखने को मिलती है, तो ये मयूर ध्वज भी कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आप याद रख लेना कि कौन सा दुर्ग जो है मयूर की आकृति का है। तो मेहरानगढ़ जोधपुर का दुर्ग मयूर की आकृति का है। भारत के नक्शे जैसा भी ये दिखाई देता है। कभी पूछा जाए कि भारत के नक्शे जैसा दुर्ग दिखने वाला कौन है, तो वह है मेहरानगढ़ दुर्ग। और कागमुखी पूछ ले तो आप बता ही देंगे, ठीक है। और ये कौन सी पहाड़ी बना हुआ है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पे बना हुआ है। और इस दुर्ग को जब बनाया गया था बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, इस दुर्ग को बनाते समय जो है राजा राम भामी नाम के एक व्यक्ति को जिंदा जो है चुनवाया गया था नीम के अंदर। तो इसकी जो नीमें डाली गई थी तो उसमें राजा राम भामी नाम का एक व्यक्ति जो है उसको क्या किया गया था? जिंदा चुनवा दिया गया था। पाशीब, पाशीब क्या होता है? देखो, पाशीब दुर्ग के बाहर मिट्टी का चबूतरा, ठीक है। अगर आप कोई दुर्ग देखते हो, दुर्ग के बाहर अगर आप कोई चबूतरा अगर आपको नज़र आता है मिट्टी का, ठीक है, तो वो पाशीब कहलाता है बच्चों। थोड़ा सा याद रख लेना, ऐसे शब्द एग्जामों में बार बार उठ के आते हैं, क्योंकि आपसे एग्जामिनर वो पूछता है जो किसी को नहीं आता, ठीक है। और कागमुखी, नागमुखी, नवकोटी ये सब ने पढ़ा हुआ है, लेकिन पाशीब ये थोड़ा सा शब्द तो यहाँ से नया आया है बच्चों, और नए शब्दों पे ही जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर करना। पाशीब आप अच्छे से इसको लिख लेना, क्या होता है ये? दुर्ग के बाहर मिट्टी से बना हुआ चबूतरा पाशीब कहलाता है। दुर्ग के अंदर देखने या आक्रमण करने के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम लगाया हुआ है कि ये दुर्ग है, और दुर्ग के पास में छोटा सा क्या बनाया हुआ है? चबूतरा बनाया हुआ है। जब लोग ये करते होंगे ना, जैसे आक्रमण वगैरह करते होंगे, तो उस समय जो है बाहर क्या कर लेते थे? चबूतरा बना लेते थे, ताकि उस पर खड़ा होकर जो है देखा जा सके कि अंदर जो है दुर्ग में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है। तो उस एक्टिविटी को देखने के लिए इस टाइप के चबूतरे बनाए जाते थे। इनको पाशीब कहा जाता था, याद हो गया होगा। दूसरा है जीवन रेखा। जीवन रेखा क्या बोलते हैं? ठीक है,
देखो जीवन रेखा या किले की आत्मा, देखो कोई बड़ा दुर्ग है, ठीक है, और उस बड़े दुर्ग, ये वाला रास्ता है, और बड़े दुर्ग में क्या किया गया, बड़े दुर्ग को थोड़ा सा सिक्योर रखने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, एक छोटा दुर्ग जो है बनाया गया है। अब ये एंट्री मतलब ये होता है ऐसा ना कि दुर्ग के रास्ते में क्या किया जाता है, बड़े दुर्ग के रास्ते में छोटे दुर्ग बनाए जाते हैं। तो इस रास्ते से जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको छोटा दुर्ग मिलेगा, इसमें क्या बैठे होंगे, कुछ सैनिक बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ सैनिक बैठे होंगे। तो इधर से आने वाली जो सेना है ना उसको क्या होगा, वहीं पे रोक लेंगे। तो दुर्ग जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाया जाता है। और छोटे दुर्ग, ठीक है, दुर्ग के रास्ते में बने हुए छोटे दुर्गों को जो है जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है ओनली जीवन रेखा और पाशिप के बारे में। पाशिप हो गया चबूतरा, ये रहा, ठीक है, और जीवन रेखा हो गया लघु दुर्ग, सर्कल में मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग है, यहाँ से जो है बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कौन से पठार पे ये बना हुआ है। तो जिस पठार पे ये बना हुआ है बच्चों वो कहलाता है मेसा का पठार। ये दुर्ग एक गिरी दुर्ग है, ठीक है, ये परिभाषा पहले इसकी देख लेते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यह एक गिरी दुर्ग है जो समुद्री तल से 1850 फीट ऊंचा है और मेसा पठार पर स्थित है। गंभीरी और बेडस नदी के संगम पे ये बना हुआ है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, गंभीरी और बेडस बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। कौन से दो नदियों के संगम पे बना हुआ है, गंभीरी और बेडस। 8 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है इस दुर्ग की। तो 8 किलोमीटर ये लंबा है और 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग भी है बच्चों। तो यहाँ से जो है मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। उपनाम की बात करें तो राजस्थान का सिरमौर या दुर्गों का सिरमौर इसको कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी इसको कहा जाता है और मालवा का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। मालवा जो है देखो एमपी वाला हिस्सा है बच्चों, याद रख लेना, मालवा क्या है, एमपी वाला हिस्सा है। और आप चित्तौड़गढ़ से सीधा जो है एमपी में एंटर कर सकते हो, क्योंकि एमपी की बॉर्डर जो है चित्तौड़गढ़ से 2 बार टकराती है और इसीलिए जो है ये दूसरा खंडित जिला भी कहलाता है। एमपी के बॉर्डर से सीधा ये टकराता है बच्चों। तो यहाँ से जो है सीधा आप एमपी में जा सकते हो। तो एमपी का वाला जो हिस्सा है वो मालवा कहलाता है, तो मालवा का प्रवेश द्वार हो गया। दुर्ग का सिरमौर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो सबसे अच्छा जो है दुर्ग राजस्थान में अगर कोई माना जाता है तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है बच्चों। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड बहुत सारी जो है कहानियाँ भी आपने सुनी होगी, पद्मावती वाला, ठीक है, और भी इसके अलावा 3 वहाँ पे जौहर हुए हैं, उसके बारे में भी अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये देखो, ये आ गया फैक्ट। ये सी चीज़ें पूछी जाती है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट भी, मतलब जहाँ लोग रहते हैं, तो लिविंग फोर्ट की कैटेगरी में आ जाता है बच्चों कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। सर्वाधिक साकों वाला किला है, 3 बार यहाँ पे साके हुए हैं। साके क्या होते हैं, साका, देखो जब कोई दुर्ग पे हमला होता है किसी दूसरे राजा के द्वारा तो उस समय जो है राजा जो होता है उस दुर्ग का वो करता है केसरिया। केसरिया का मतलब होता है वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है, कब, युद्ध में लड़ते लड़ते हैं। और उनकी जो रानियाँ होती है वो अंदर हो जाती है, वो आत्मदाह कर लेती है किसी भी प्रकार से, जल में कूद के या फिर अग्नि में जो है वो अपने आप को जो है त्याग देती हैं, अपने जीवन को त्याग देती है, ठीक है। तो उधर बाहर जो है वो लड़ते लड़ते राजा भी क्या करता है, अपना जीवन त्याग रहा है, और इधर जो रानियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, अपने जीवन की आहुति दे रही है। तो इस टाइप का जो ये जो हो रहा है ना, ये एक्टिविटी, इसको बोलते हैं बच्चों साका। तो साका में क्या होगा, रानी भी जौहर करेगी, रानी जो आत्मदाह करती है उसको जौहर बोलते हैं, और राजा जो आत्मदाह कर रहा है लड़ते लड़ते उसको केसरिया बोलते हैं। तो ऐसा हिस्सा जहाँ पे केसरिया भी हो रहा है, जहाँ पे जौहर भी हो रहा है, उसको बोलते हैं साका। आई होप आपको साका जो है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको साका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, तो सर्वाधिक शाखों वाला जो है ये क्या बन जाता है, किला बन जाता है। इसके अलावा बात करें तो त्रिकूट का अपभ्रंश जो है वो चित्तौड़गढ़ है बच्चों। तो इसका जो पुराना नाम है वो है इसका पुराना नाम चित्रकूट। तो आपसे कभी पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम क्या है, तो वह है चित्रकूट। तो चित्रकूट का ही अपभ्रंश बन के क्या हो गया, चित्तौड़गढ़
दुर्ग बन गया, ठीक है। और अब एक यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है लिविंग फोर्ट से रिलेटेड, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, साइड में आपको देखो निगाह जाती नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। लिविंग फोर्ट की बात करें तो राजस्थान का जो है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सेकंड नंबर की बात करें तो वो आ जाता है जैसलमेर दुर्ग, वहाँ पे भी लोग निवास करते हैं, तो वो भी सेकंड नंबर का क्या आ जाता है, लिविंग फोर्ट में आ जाता है। अब देखो गढ़, चित्तौड़गढ़ के लिए एक है ना कहावत बहुत मशहूर है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ठीक है। रानी तो रानी पद्मावती बाकी सब, इस तरह से जो है वहाँ पे क्या है एक किंवदंती है, या यूँ बोलें कि एक कहावत बहुत अच्छी चलती है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। निर्माण की बात करें तो चित्रांगद मौर्य, ठीक है, मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य, ठीक है। मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया है और इसका नाम चित्रकूट रखा गया है। बाद में जो है इसको चित्तौड़गढ़ बोला गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको बनवाया, तो चित्रांगद मौर्य द्वारा इसको बनवाया गया है बच्चों, थोड़ा सा याद रख लेना। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक जो है वो मान मौर्य था। मान मौर्य को जो है 734 ईस्वी में बप्पर रावल, जिसको कालभोज की उपाधि दी गई थी, ठीक है, उसने क्या किया था, मान मौर्य को हटा के इस दुर्ग को छीन लिया था और इस दुर्ग में जो है गुहिल वंश की स्थापना कर दी थी। तो गुहिल वंश का सबसे पहला जो संस्थापक निकल के आता है वो है बप्पा रावल, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो बप्पा रावल जो है वो क्या बन जाते हैं, गुहिल वंश के संस्थापक बन जाते हैं। और 734, ठीक है, 734 जो है ईस्वी में किसको जीत लिया जाता है, इस दुर्ग को जीत लिया जाता है, मान मौर्य को हरा के, ठीक है। पंडित दशरथ शर्मा के अनुसार जो है क्या किया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह थे। ये देखो यही चीज़ें आती है एग्जाम में कि किसके अनुसार, किस इतिहासकार के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता जैत्र सिंह है, ये पूछा जाएगा। मतलब आपको लाइन दे दी जाएगी और इसका फिर आपको पूछा जाएगा कि ये किस इतिहासकार ने ये कहा है कि इसका प्रथम विजेता तो रावल जैत्र सिंह है। तो इसका आंसर बनता है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता जो है रावल जैत्र सिंह है। कर्नल टोड ने जो है बप्पा रावल या कालभोज को माना है, ऊपर लाइन लिखी हुई है कर्नल टोड की, ये वाली लाइन कर्नल टोड की मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो कर्नल टोड ने तो बप्पा रावल को बताया और दशरथ शर्मा ने रावल जैत्र सिंह को बताया। ये थोड़ा सा आप डायग्राम ये वाला देख लेना, ठीक है, ये वाला हो गया आपका यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो है आधुनिक निर्माता की बात करें तो आधुनिक निर्माता कहलाते हैं महाराणा कुंभा, ठीक है, क्योंकि कुंभा ने जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है बहुत सारे मंदिरों का और बहुत सारे यूँ बोले ना कि मंदिर भी बनाया उन्होंने, विजय स्तंभ भी उन्होंने बनाया। तो बहुत सारे जो है उन्होंने क्या किया है, निर्माण के कार्य उस दुर्ग के अंदर किए हैं। तो आधुनिक जो निर्माता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वो क्या बन जाते हैं, महाराणा कुंभा बन जाते हैं। और सारंगपुर की विजय के बाद जो है ये क्या करते हैं, उस दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण भी करते हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले जो उस दुर्ग के अंदर बनाया है वो है सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग, मतलब आड़ा टेढ़ा जो है आपको, आप जाओगे ना उसके अंदर तो इस तरह का जो है मार्ग देखने को मिलेगा, फिर ऊपर जाके आपको दुर्ग में एंट्री मिलेगी। इस तरह का जो मार्ग है वो सर्पिला मार्ग कहलाता है और ये किसने बनाया है, महाराणा कुंभा ने बनाया है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है क्या क्या आपको देखने को मिलता है थोड़ा बता देता हूँ। फतेह प्रकाश महल आपको देखने को मिलता है। ये फतेह प्रकाश महल क्या है, फतेह प्रकाश महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा जो है निर्माण कराया गया है एक महल का और इसको जो है वर्तमान में क्या बनाया गया है, एक संग्रहालय बना दिया गया है। तो अभी ये संग्रहालय के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ये वर्तमान में संग्रहालय है, वहाँ पे जो है कौन से राजा हथियारों का यूज़ करते थे, कौन से हथियार हुआ करते थे, उनकी ड्रेसें क्या हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें जो है आपको अभी फतेह प्रकाश महल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है इसके अंदर, एक आपको देखने को मिलेगा मेरा मंदिर, ये देखो एक आपको देखने को मिलेगा मेरा मंदिर जिसको कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। राणा सांगा ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नाम भी याद रखना है कि किसने क्या बनवाया था। तो राणा सांगा ने जो है मेरा मंदिर का निर्माण कराया था। तो मेरा मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कुंभ स्वामी मंदिर और वराह मंदिर। तो कुंभ स्वामी नाम से पता चल रहा है कुंभा ने बनवाया होगा, ठीक है। तो कुंभा ने जो है कुंभ स्वामी मंदिर और वराह मंदिर जो है वो कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। तो एक तो आता है कुंभा और एक आता है सांगा। तो सांगा ने बनाया है मेरा मंदिर और कुंभा ने बनाया है कुंभ स्वामी और वराह
मंदिर। कुंभा ने एक और मंदिर बनाया है, उसको बोलते हैं कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर। तो कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा और वो भी कुंभा ने ही बनवाया है, ठीक है। फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है उसको बनाया है, जिसको भोज मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है उसको भोज मंदिर भी बोलते हैं और इसका जो निर्माण है वो मोकल ने करवाया है, ठीक है। तो कभी पूछा जाता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया, तो मोकल ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। और इसी को जो है अब जो है समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर ही क्या है, समिदेश्वर मंदिर भी है बच्चों, थोड़ा सा याद रख लेना। और इसका जो निर्माता है वो है महाराणा मोकल, ठीक है। महाराणा मोकल कुंभा के जो है ये पिताजी हैं, महाराणा मोकल जी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है तुलजा भवानी का मंदिर है, 5वें नंबर पे तुलजा भवानी का मंदिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तुलजा भवानी का मंदिर जो है ये 9 लखा या 9 कोटा भंडार जो है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा तुलजा भवानी के मंदिर में। और जो है बनवीर से रिलेटेड जो है आपको एक स्टोरी भी सुनने को यहाँ पे मिल जाएगी, जब अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वो सारी चीज़ें उठ के आएगी। एक है सतबीस देवरी जैन मंदिर, ये थोड़ा सा याद रखना, सतबीस देवरी जैन मंदिर भी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको एक मिलेगा जैन मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी जो है माता जी का मंदिर है और समिदेश्वर मंदिर जो है वो बच्चों त्रिभुवन नारायण मंदिर है, जिसको समिदेश्वर मंदिर कहा गया है। एक कुकड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर मिल जाएगा, कुंभ स्वामी वराह मंदिर मिल जाएगा, एक कालिका माता का मंदिर भी यहाँ देखने को मिलेगा। राजस्थान का प्राचीन सूर्य मंदिर भी ये कहलाता है कालिका माता का मंदिर बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो गोरा बादल के महल मिल जाएंगे, भामाशाह की हवेली मिल जाएगी, रानी पद्मिनी का महल मिल जाएगा। और 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ये सबसे छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से इस वाले टॉपिक से, ठीक है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है। कीर्ति स्तंभ जो है ना, एक तो होता है देखो कीर्ति स्तंभ, एक है जैन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहा जाता है, ये वाला कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहलाता है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आएगा ना वो कीर्ति स्तंभ के नाम से आएगा। तो अगर मान लो कीर्ति स्तंभ भी पूछ लिया तो फिर कौन सा लगाओगे, तो कीर्ति स्तंभ देखो दोनों कीर्ति स्तंभ है, लेकिन इसको विजय स्तंभ भी बोलते हैं, लेकिन इसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। तो अगर कीर्ति स्तंभ ओनली आया ना तो फिर जैन मंदिर के बारे में पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है आदिनाथ को समर्पित है। तो जैनों के जो जैन समुदाय के जो भगवान हैं आदिनाथ, भगवान आदिनाथ, उनको समर्पित है जैन कीर्ति स्तंभ। ये 7 मंजिला है और ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है। इसको कुंभा ने बनाया है, ठीक है। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसको कुंभा ने नहीं बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना कुंभा ने क्या बनाया है। तो महाराणा कुंभा जो है उन्होंने बनाया है कौन सा, कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं, 9 मंजिला है और इसको बनाया गया सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। और बाकी दूसरा जो है वो 7 मंजिला है, वो कौन सा है, जैन कीर्ति स्तंभ है, ये 7 मंजिला है, ओके। थोड़ा सा याद रखा। एक और आपको मिलेगा इस दुर्ग के अंदर श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी क्या है, मूलतः शांति नायक जैन मंदिर था, ठीक है। निर्माण जो है वेलका ने करवाया था, ठीक है। इनके नाम थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन यहाँ से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है नाम वेलका, ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने करवाया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि ये शांतिनाथ जैन मंदिर था, जिसको जो है किस में बदल दिया, फिर श्रृंगार चौरी में बदल दिया, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या था, शांतिनाथ जैन मंदिर। तो थोड़ा सा याद रखना कि जैन मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, शिव मंदिर भी यहाँ है, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, कुंभ स्वामी है, वराह मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, तुलजा भवानी का, सतबीस देवरी मंदिर है। इसके अलावा जो है कालिका माता का मंदिर मिल जाएगा, गोरा बादल मिल जाएगा, रानी पद्मिनी का महल मिल जाएगा, भामाशाह की हवेली मिल जाएगी। भामाशाह की हवेली थोड़ा सा याद रख लेना, भामाशाह की हवेली पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, कि भामाशाह की हवेली कहाँ है, तो पूछा गया है भामाशाह की हवेली कहाँ है। इसके अलावा मंडलिक क्या है, कुंभा के जो है कोश अधिपति के पुत्र कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह इसी जगह किया गया था। थोड़ा सा याद रखना, मंडलिक का मतलब मंडल होता है बच्चों, जहाँ पे जो है फेरे वगैरह की रस्म अदा होती है उसको मंडलिक बोलते हैं। इस जगह का नाम है मंडलिक, ओके। श्रृंगार चौरी और मंडलिक आपको थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये रहा,
ठीक है, वो ये है 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं। कुंभा ने बनवाया था 1448 से कुछ समथिंग उसका सन निकल के आता है बच्चों, 1450 के आसपास से अराउंड है, इसको बनाया गया था। और इसको बनाया था किसके उपलक्ष्य में? सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पे देखो आक्रमण की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के आक्रमण देख लेते हैं, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन निकल के आता है। फर्स्ट आक्रमण की बात करें तो अफगानिस्तान के सूबेदार मामू द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था, 8वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के विशाल 7 द्वार हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये जो आक्रमण है इसमें इस शाखा वाका कुछ हुआ नहीं है, इसका थोड़ा सा आप याद नहीं भी रखो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना मैटर नहीं करता है। फिर भी आप याद रखो तो बता देना कि पहला जो आक्रमण है इस पे जो हुआ है वो किसने किया है? अफ़गानिस्तान के सूबेदार हैं कोई मामू, उन्होंने किया है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ जो दरवाजे हैं वो थोड़ा मैं बताता हूँ। एक पहला जो दरवाज़ा है वो है पाडनपोल दरवाज़ा। अब ये पाडनपोल दरवाज़ा क्या है? ठीक है, ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक जो है, ठाकुर बाघ सिंह जो है उनका स्मारक है वहाँ पे पाडनपोल नाम के दरवाजे पे। देवलिया प्रतापगढ़ के शासक जो है चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में हाड़ी रानी करमावती के जौहर और ठाकुर बाघ सिंह के केसरिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। देखो ठाकुर बाघ सिंह कौन है? जब इस पे आक्रमण हुआ था, दूसरे आक्रमण की बात कर रहे हैं, 3 साके यहाँ पे हुए हैं। जो बीच वाला जो साका है जिसको बोलते हैं दूसरा साका, उस साके में जो है देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने क्या किया था? रानी करमावती का जो है वो साथ दिया था। वो क्योंकि वो रानी करमावती का जो है वो रानी करमावती का साथ देने के लिए यहाँ पे आते हैं और लड़ते लड़ते जो है क्या हो जाते हैं, ये युद्ध में केसरिया कर लेते हैं। और अंदर जो है महल के अंदर जो है रानी करमावती क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। तो केसरिया जो है ठाकुर बाघ सिंह ने किया था और जौहर जो है वो रानी करमावती ने किया था। दूसरे साके की ये बात चल रही है बच्चों, 1537 के समथिंग की शायद ये बात है 1537 नहीं, 1537 नहीं, आई थिंक इतना ही आसपास का सन है। हाँ तो बच्चों, तो ये जो साका हुआ है ये 1534 में हुआ है बच्चों। ठीक है, 1534 में दूसरा साका हुआ है, पहला साका 1303 में हुआ है राणा रतन सिंह के समय में। ठीक है, देखो दूसरा जो गेट है, पहले गेट पे क्या किया गया है? पहले गेट पे बाघ सिंह का जो है स्मारक बनाया गया है बच्चों। बाघ सिंह कौन है? बाघ सिंह जो है वो देवलिया प्रतापगढ़ के शासक हैं और ये जो है रानी करमावती का साथ देने के लिए क्या हो जाते हैं? 1534 में जो है केसरिया कर लेते हैं। दूसरा जो गेट है वो है भैरव पोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ आपको मैं। भैरव पोल क्या है? भैरव पोल में देखो वीर कल्लाजी राठौड़ जो है जिनके गुरु जो है वो कौन थे? भैरवनाथ थे। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जो है जयमल मेड़तिया को कंधे पर बैठाकर जो है इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। तो जब तीसरा साका हुआ था 1568 में, ठीक है 1568 में हुआ था, तो उस समय जो है वीर कल्लाजी राठौड़ जो है उन्होंने क्या किया था? जयमल मेड़तिया को कंधे पर बैठाकर युद्ध लड़ा था बच्चों। जयमल मेड़तिया जो है वो उनके कंधे पे बैठे हुए थे और वीर कल्लाजी राठौड़ जो है वो युद्ध लड़ रहे थे। तीसरे साके की बात चल रही है बच्चों। तो भैरव पोल जो है वहाँ पे क्या किया गया? कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बनाया गया है और इनको जो है 4 हाथों के देवता भी कहा जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता भी कहा जाता है। बस दो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पाडनपोल और भैरव पोल। पाडनपोल क्या है? बाघ सिंह का स्मारक। ठीक है, सेकंड वाले साखे में इन्होंने क्या किया है? जौहर किया है। और भैरव पोल जो है वो क्या है? कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है। यहाँ पे कल्लाजी राठौड़ जो है 4 हाथों के देवता कहलाते हैं और जयमल मेड़तिया को जो है इन्होंने क्या किया है? कंधे पे बैठा के युद्ध लड़ा है। फिर बाकी हनुमान पोल, गणेश पोल, जाड़ोल पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल हैं। ठीक है, राम पोल भी थोड़ा सा याद रख लेना। राम पोल में जो फत्ता सिसोदिया का स्मारक बनाया गया है। ठीक है, तो फत्ता सिसोदिया नाम भी सुना होगा आपने, जयमल फत्ता। तो जयमल फत्ता जो है वो क्या थे? काफ़ी वीर सैनिक थे और इन्होंने जो है लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दिए बच्चों और काफ़ी वीर सैनिक इन्होंने ये कहलाते हैं। और इनका जो है आपको स्मारक देखने को मिलेगा रामपोल 7वें नंबर के गेट पे। राजस्थान के एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती भी की जाती है वो है आपका
चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अगर कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहाँ पे खेती भी की जाती है, तो वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। और इसमें एक भीमलत कुंड भी है। पूछा जाता है कि भीमलत कुंड, वैसे पूछा गया नहीं है, कभी पूछा गया नहीं है बच्चों भीमलत कुंड के बारे में, लेकिन फिर भी आप याद तो रख लेना क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है ना। फिर है रत्नेश्वर तालाब है यहाँ पे, ठीक है। रावल रतन सिंह ने इसको बनवाया था, रत्नेश्वर तालाब। इसके अलावा झाली बाव की बावड़ी भी है, ठीक है। ये झाली बाई, ये रहा झाली बाव बावड़ी। कुंभ सागर तालाब है और हाथी सागर तालाब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पिक होते हैं बच्चों। इस स्लाइड को आपने अच्छे से कर लिया, इसका मतलब आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चित्तौड़गढ़ में 3 साके टोटल हुए हैं, ठीक है। कितने साके हुए हैं यहाँ पे? 3 साके हुए हैं। पहला साका जो हुआ है वो हुआ है 1303 में, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी जो है रावल रतन सिंह पे क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी का रावल रतन सिंह पे आक्रमण करने का जो मकसद था वो आपको पता होगा। आपने जो है पद्मावती मूवी अगर देखी है बहुत अच्छे से, तो आपको ये सारा सीन बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या कर देते हैं? रावल रतन सिंह पे आक्रमण कर देते हैं। तो उस समय जो है रावल रतन सिंह जो है युद्ध में क्या हो जाते हैं? केसरिया कर लेते हैं। और अंदर जो है रानी पद्मावती 16,000 रानियों के साथ क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। जब ये हो जाता है उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अपने पुत्र खिज्र खां, ठीक है। तो इसका एक पुत्र होता है खिज्र खां, उस खिज्र खां को जो है वो क्या कर देता है? चित्तौड़गढ़ का शासन जो है संभालने के लिए दे देता है। और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर देता है? खिजराबाद रख देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी पूछा भी जाए कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उसके बेटे खिज्र खां के नाम पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब ये होता है तो ये खिज्र खां कर देता है। उसके बाद जो है जीत के बाद जो है कत्लेआम का ये आदेश दे देता है। और वहाँ की जो प्रजा होती है उसको क्या कर दिया जाता है बच्चों? मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस तरह का जो है ये प्रथम साका होता है 1303 में रावल रतन सिंह के समय में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहले साके में किसने जौहर किया है और किसने साका केसरिया किया है। तो केसरिया करने वाले हैं रावल रतन सिंह और जौहर करने वाली है रानी पद्मावती, ठीक है। फिर आता है निकल के आपका दूसरा साका। दूसरा साका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे साके की बात करें तो दूसरा साका होता है 1534 ईस्वी में। गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, वो आक्रमण करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उस समय जो है देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह जो है वो क्या करते हैं? रानी कर्मावती की हेल्प मतलब मदद करने के लिए आते हैं। और जो है युद्ध में क्या हो जाते हैं? केसरिया हो जाते हैं। केसरिया का मतलब होता है अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं बच्चों। और जौहर जो है वो कौन करती है? रानी कर्मावती जौहर करती है, ठीक है। इस समय मारवाड़ शासक जो है वो विक्रमादित्य थे, बिल्कुल छोटी उम्र के थे। तो इनको जो है वो उदयपुर भेज दिया जाता है, उदयपुर शायद चित्तौड़, इनको भेज दिया जाता है कहाँ पे? राजसमंद इनको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है एक मुख्य प्रशासक जो है वो होता नहीं है कोई भी। तो और क्योंकि विक्रमादित्य छोटी उम्र के होते हैं तो ये जो है क्या नहीं कर पाएंगे? युद्ध कर नहीं पाएंगे। तो रानी कर्मावती जो है वो क्या करती है? हुमायूं को राखी भी भेजती है इसी समय पे। तो द्वितीय साका जो हुआ है उसी समय जो है रानी कर्मावती ने जो है क्या भेजी है? हुमायूं को राखी भी भेजी है मदद के लिए। लेकिन हुमायूं जो है वो आता नहीं है। तो फिर जो है केसरिया हो जाता है देवलिया बाघ सिंह, ठाकुर बाघ सिंह का। और जौहर कर लेती है रानी कर्मावती, ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरे साके पे। तीसरा साका जो हुआ है बच्चों वो हुआ है 1568 में, ठीक है। मुग़ल बादशाह अकबर, ठीक है, अकबर ने इस पे आक्रमण किया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको भी बॉक्स में ले लेता हूँ, आपको बॉक्स में चीज़ें दिखाता हूँ तो बहुत अच्छी आपको लगती होगी। देखो तीसरा साका जो हुआ है ना वो हुआ है 1568 में। मुग़ल बादशाह अकबर हैं, ठीक है। और उस समय इधर जो लड़ते हैं वो है जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, ठीक है। दो बड़े बड़े सैनिक, बहुत यूँ बोले ना कि बहुत वीर सैनिक जो है ये थे चित्तौड़गढ़ के। तो ये दोनों जो है क्या करेंगे? केसरिया करेंगे और जौहर करेंगी फूल कवर, ठीक है। जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया करते हैं केसरिया और जौहर करेगी फूल कवर।
इस समय मेवाड़ के शासक जो है वो उदय सिंह जी थे, क्योंकि उदय सिंह जो है वो अंतिम शासक बचे हैं। तो ये क्या करते हैं, पहाड़ों में जो है छिपके जो है पहाड़ों में छिपके बसते हुए जो अपनी जान बचाते हैं। फिर इनसे जो शूरवीर जो है महाराणा प्रताप पैदा होंगे, वो जो है अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये आप आगे पढ़ोगे, ओके। तो आमेर के शासक भगवान दास के कहने पर जीत के बाद जो है कत्ले आम का आदेश दे दिया जाता है। इस और इस साके के बाद भी जो है बच्चों क्या कर दिया जाता है, कत्ले आम का जो है वो आदेश दिया जाता है और 30,000 लोगों को जो है मौत के घाट यहाँ पे उतार दिया जाता है तीसरे साके में। तो कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा साका है जिसमें कत्ले आम का आदेश नहीं दिया गया, तो वह है दूसरे नंबर का साका। इसमें कत्ले आम का आदेश नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो शाखा है उसमें कत्ले आम का आदेश दिया गया। याद रखने लायक बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट साके में किसने जौहर किया और किसने आप शाखा किसने केसरिया किया, किसने जौहर किया, तो थोड़ा सा याद रख लेना। केसरिया हुआ है रावल रतन सिंह के द्वारा और महारानी पद्मावती, और जो आक्रमणकारी है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इधर आपको याद रखना है कि सेकंड वाला जो साका हुआ है वो हुआ है देवलिया के बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया गया है, और महारानी कर्मावती के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, जौहर किया गया है। और शासक जो आक्रमणकारी है वो है बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह। तीसरा जो शाखा है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, एक तो केसरिया आपको याद रखना है कि जयमल मेड़तिया, ठीक है, और फतेह सिसोदिया द्वारा, और जौहर जो हुआ है वो फूल कवर के द्वारा हुआ है, और आक्रमणकारी है मुगल बादशाह अकबर। और सन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पहला जो है वो 1303 में, दूसरा जो है 1434 में, और तीसरा जो है वो 1568 में जो है वो बच्चों निकल के आता है। तो ये जो है, और एक थोड़ा सा नोट और लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आपका ये ख़त्म होता है। फिर अगला कुंभलगढ़ है। अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर जो है वो गज्जा रूढ़ मूर्तियाँ लगवाते हुए देखो जयमल फत्ता और जो मेड़तियाँ हैं ना, जयमल मेड़ता और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों के क्या किए बच्चों, अकबर ने बाहर जो है वो गज्जारूढ़ मूर्तियाँ लगवाई है, ठीक है। औरंगजेब ने मूर्तियों को क्या कर दिया, तोड़ देता है, ठीक है। बीकानेर के शासक ने राय सिंह ने अकबर के शासन काल में जूनागढ़ दुर्ग के सामने जयमल मेड़ता और फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ मूर्तियाँ लगाई, और वो आज भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा पूछा जाता है कि जयमल मेड़ता और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियाँ किस किसने लगाई है, तो एक तो अकबर ने लगाई है, और एक बीकानेर के शासक जो है वो राय सिंह हैं, उन्होंने भी अकबर के शासन काल में ही जो है जूनागढ़ दुर्ग जो है, जिसको ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है बीकानेर में, वहाँ पे भी उन्होंने क्या कर रखी है, जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ लगाई हुई है, जो आज भी आपको देखने को मिलती है। आप आज जाएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ से बच्चों जो है हमारा दुर्ग के प्रकार होते हैं, दुर्ग के टाइप होते हैं, और मैंने आपको आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी करा दिया। इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते सारे दुर्गों को जो है कंप्लीट करेंगे। ये मेरी कंप्लीट हैंड रिटन वाली सीरीज़ रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मेरा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यहाँ से जो है मैं आपकी सारी कल्चर जो है वो हैंड रिटन नोट से कराने वाला हूँ बच्चों। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।